हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर साइंस की क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 क्लासेस इससे पहले हो चुकी है। जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को विजिट नहीं किया है, ज़रूर से एक बार साइंस क्लास की प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पर जो हमने कल का चैप्टर पढ़ा था, है ना, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ यहाँ पर करने वाले पदार्थ के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हम लोगों ने देखी थी, है ना, हमारे आसपास के पदार्थ करके एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू आए हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और एमपीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं और सीडीपी स्पेसिफिक यदि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 2 दोनों के लिए ही यहाँ पर सीडीपी का इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल है। वर्ग 3 की क्लासेस भी आपकी रनिंग है। यदि आप किसी भी प्रकार के नोट्स को बाय करना चाहते हैं या बुक बाय करना चाहते हैं सीडीपी की, तो ज़रूर से इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ 100 समथिंग क्वेश्चन है, इसके बाकी के सारे क्वेश्चन आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वहां से जाकर और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? कल हमने एक डायग्राम के थ्रू 6 स्टेजेस पढ़ी थी। ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, ठोस का गैस में, ऐसे करके 6 स्टेजेस एक डायग्राम के थ्रू पढ़ी थी। तो वहीं से पूछा गया है कि कोई भी गैस, आपको याद आ रहा हो तो हमने ये डायग्राम पढ़ा था, कोई भी गैस यदि द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, गैस यदि द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन की प्रोसेस बोलते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। वह ताप जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस क्या हो रहा है? अब द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, जस्ट लाइक बर्फ का पिघलना। तो हम लोगों ने देखा था इसको फ्यूजन पॉइंट बोला जाता है, गलनांक बोला जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, गलनांक इसको यहाँ पर कहा जाएगा, या द्रवणांक भी इसको बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। किसी पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। किस पदार्थ के? जिसका आकृति भी फिक्स नहीं होता है, आयतन भी फिक्स नहीं होता है, कौन होगा? गैस होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ठोस में दोनों फिक्स होते हैं। ठीक है, द्रव में हम लोग देख सकते हैं कि आकृति अनिश्चित होती है, आयतन फिक्स होता है, और गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? अंतराणुक बल कहा जाता है। कल के ही सेशन में डिस्कस किए थे कि अंतराणुक बल ही जो है पदार्थ के कणों को आपस में बांधकर रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहा जाता है? वायु में फैलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण की प्रोसेस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। किस में पाया जाता है? ये गैसों में पाया जाता है, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक। 6th नंबर के पॉइंट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक पदार्थ का एक गुण होगा? द्रव्यमान और आयतन का होना, तापक्रम और दाब का होना, घनत्व और संपीडितता का होना, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ का मौलिक गुण क्या होता है? उसमें द्रव्यमान और आयतन होता है। चलिए, पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर ये सारे ही गुण एक पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एक पदार्थ की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, 4, 5, 6। यूजुअली जो हम लोग पढ़ते हैं 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, उसके बाद 2 स्टेजेस और होती है। एक स्टेज होती है प्लाज्मा स्टेज, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा स्टेज, है ना, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर देखा जाए तो, है ना। और 5th नंबर की स्टेज होती है जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट यहाँ पर बोला जाता है, जो देखी जाती है सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पर। मतलब आप इसको एक इमेजिनरी कंडीशन बोल सकते हैं कि जहाँ पर तापक्रम जो है बिल्कुल न्यूनतम होगा, टेम्परेचर बिल्कुल मिनिमम होगा, वहाँ पर यदि कोई पदार्थ एग्जिस्ट करता होगा तो उस स्टेट को क्या माना जाएगा? उस पदार्थ की उस स्टेट को बोस आइंस्टीन स्टेट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन स्टेट। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? घनत्व का होना, संपीडितता का होना, तरंगदैर्घ्य का होना, विसरण का होना। ठीक है, पदार्थ में आपके सारी चीजें आ जाएगी, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन उसमें हम लोग तरंगदैर्घ्य नहीं बोल सकते हैं। पदार्थों में घनत्व होगा, संपीडितता, कंप्रेसिबिलिटी भी होगी, विसरण का गुण भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? तरंगदैर्घ्य नहीं होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तरंगदैर्घ्य किसके लिए है? लाइट के लिए है, प्रकाश के लिए है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? किसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो? ठोस को कर सकते हो, है ना? कम चांसेस है, बिल्कुल लेस चांसेस है। मतलब आप कराटे वगैरह में दक्ष हैं तो आप ठोस पत्थर वगैरह को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो संपीड्यता सबसे कम किसकी होगी? ठोस की होगी, है ना? उससे अगर संपीड्यता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैस की होती है। ठीक है, फिर उससे कम किसकी होती है? द्रव की होती है। फिर उससे कम किसकी होती है? ठोस की होती है। अभी सबसे कम पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? घनत्व सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा घनत्व होता है अधिक ठोस का, फिर उससे कम द्रव का, फिर उससे कम गैस का। ठीक है, कल यही सारी चीजें हमने टेबल फॉर्म में डिस्कस करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, आपको याद आ रहा हो ये डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, है ना? अब हमने क्या देखा था? कोई ठोस पदार्थ सीधे क्या हो रहा है? वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको हमने बोला था ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है ना? सब्लिमेशन की प्रोसेस इसको यहाँ पर बोली जाती है। जैसे कोई भी नेप्थलीन बॉल्स हो गई, आपने उनको कपड़ों में रखा, ऐसी जगह रखा जहाँ पर आपको चाहिए हो कि नमी बिल्कुल ना रहे, है ना? तो वो क्या होती है? डायरेक्टली गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी, जैसे कपूर हो गया, है ना? ये सब के सब क्या है? सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है इनमें। ऊर्ध्वपातन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13th नंबर को देखिए, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? जब वाष्पन की प्रक्रिया होती है, द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो गर्मी लगती है, वहाँ पर ठंडक होती है, ताप में वृद्धि हो जाती है। आपने देखा होगा समुद्र किनारे, नदी किनारे जो है, जो आपको हवा चलती लगती है वो ठंडी रहती है ना? क्योंकि वहाँ पर द्रव क्या होता है? अधिक मात्रा में जो है गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो ये कौन सी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है? तो ये क्या कहलाएगी? वाष्पन की प्रोसेस कहलाएगी। वाष्पन की प्रोसेस हमेशा ठंडक देती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा उनमें हो जाती है और अणु जो है तेजी से गति करने लग जाते हैं। ठीक है, 15th नंबर का क्वेश्चन, हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन का वेग कैसा होगा? जहाँ पर हवा आ रही है, हवाएं चल रही है इस तरीके से, तो वहाँ पर द्रव के वाष्पन की प्रक्रिया कम होगी, ज़्यादा होगी, अपरिवर्तित होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो वहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना हुआ है ना? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, बिल्कुल ठोस का अधिक होता है, फिर द्रव का और फिर गैस का। ठोस पदार्थ का संपीड्यता जो है द्रव से यहाँ पर क्या होती है? अधिक होती है। अब आपको क्या बताना था? इसमें कौन सा वाला रॉन्ग है ना? अब संपीड्यता सबसे ज्यादा आप किसको कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी किसकी होती है? गैसेस की होती है। गैसेस को आप सबसे अच्छे तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, है ना? मतलब आप उनको जिस भी आकार में देना चाहें, कोई भी बर्तन में डालना चाहें, अच्छे से वो चला जाएगा। लेकिन संपीड्यता जो है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम किसकी होती है? ठोस की होती है। तो आपको क्या बताना था? नेगेटिव बताना था। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है? जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, बिना द्रव के बदले सीधे गैसीय अवस्था में हो सकता है, अपरिवर्तित भी रह सकता है, या फिर ये सारे ही कारण हो सकते हैं। डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति के ऊपर कि पदार्थ यहाँ पर कैसा है। तो तीनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि ठोस द्रव में परिवर्तित हो सकता है, जैसे बर्फ पानी बन सकता है। बिना द्रव में बदले वो गैसीय अवस्था में भी परिवर्तित हो सकता है, और कोई चेंजेस ना हो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग बोल सकते हैं आंसर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। आर्द्रवायु जो होती है उसमें गीले कपड़े सूखते हैं, देरी से, जल्दी से, उमस के कारण सूखते हैं या फिर ठंडक के कारण सूखते हैं? जो आर्द्र वायु होती है उसमें गीले कपड़ों को सूखने में क्या होगा? समय लगेगा। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? देरी से सूखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा।
आर्द्र वायु, नम वायु आप इसको बोल सकते हो। 19 नंबर को देखिए, किस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होती है अधिकतम होती है। पदार्थ अगर कौन सी अवस्था में होगा जिसमें अणुओं की जो ऊर्जा है अधिकतम होगी, जिससे अणु गति कर पा रहे होंगे। अणु यदि दूर दूर स्थित होंगे तो आसानी से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते होंगे। सबसे दूर अणु कहाँ पर होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। तो गतिज ऊर्जा किस में अधिकतम होगी? गैसीय अवस्था में अधिकतम होगी। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस में सबसे कम होती है, क्योंकि अणु पास पास होते हैं तो उनको गति करने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। 21 को देखिए, द्रव निम्नलिखित में से द्रव में क्या अनिश्चित है? द्रव का घनत्व, द्रव का आकार, द्रव का आयतन और द्रव्य का द्रव्यमान। ठीक है, तो अब द्रव का घनत्व हम बोल सकते हैं निश्चित है, आयतन निश्चित है, द्रव्यमान निश्चित है, लेकिन आकार अनिश्चित है। मैंने पानी को एक ग्लास में लिया, उसने उसका शेप ले लिया। मैंने पानी को एक बहुत बड़े टब में लिया तो उसने उसका शेप ले लिया। तो बस आकार अनिश्चित है, बाकी सारी चीज़ें तो उसकी निश्चित है, फिक्स है। चलो, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है। जल पानी है तो बर्फ ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि यह जल से भारी होता है। कौन? बर्फ जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जो है जल से हल्का होता है, इसलिए वो तैरने लगता है। या फिर बर्फ का घनत्व जो है जल से अधिक होता है। देखो, जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं बर्फ जो है जल से हल्का होता है, या फिर बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम होता है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि डी में क्या लिखा हुआ है कि बर्फ का जो घनत्व जल से अधिक होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है और जल का अधिक होता है, तभी तो जो हल्का होगा वो ऊपर की साइड तैरेगा। चलिए आगे बात करते हैं, शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस CO2 होती है, इसी को शुष्क बर्फ बोला जाता है। 24 को देखिए, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? दाब, संपीड्यता, घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यही चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, और ये किसके बारे में बात कर रहा है? घनत्व की, डेंसिटी की ही बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, आंसर करिएगा। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपने एक गिलास पानी लिया, मतलब द्रव स्टेज है ना। अब इसमें आपने 2 चम्मच चीनी मिला दी। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? जो पदार्थ के कण है ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि चीनी के कण क्या थे? वाष्पीकृत हो गए, जल के कणों के बीच में व्यवस्थित हो गए, जल के कणों से जुड़ जाते, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चीनी के कण थे जल के कणों के बीच में क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए, जिसकी वजह से चीनी डालने से पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन, जल के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ओके, 26 को देखिएगा, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब भी किसी पर दाब डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से उसका आयतन जो है यदि कम हो चुका है, तो इसको क्या कहा जाएगा? संपीड्यता यहाँ पर बोला जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पर बोला जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे हाई कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है? गैसेस में होती है। आप उनको कंप्रेस करके किसी भी बर्तन में डाल सकते हो। उससे कम किस में होती है? लिक्विड में होती है। और उससे कम किस में होती है? गैस में होती है। चलिए 27 को देखिएगा, सबसे अधिक संपीड्य कौन है? गैसेस सबसे ज़्यादा संपीड्यता वाली होती है, कंप्रेसिबिलिटी वाली होती है, इनको आप कंप्रेस कर सकते हो। इसमें से गैस कौन है? ये है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 28 को देखिए, वाष्पीकरण की किस क्रिया में किसी द्रव जो है किसी भाग में होता है, मतलब वाष्पीकरण जो होता है कहाँ पर होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्रव के किस भाग में होती है ना। सतह पर होती है, संपूर्ण द्रव में होती है, निचले भाग में होती है, किसी भी भाग में हो सकती है, या ऊपर केवल सतह पर, सरफेस पर होगी। देखो, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमेशा जो होती है सरफेस पर ही होती है ना। तो आप हमेशा आंसर करेंगे वाष्पीकरण के लिए सतह पर। वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है हमेशा स्टार्ट होती है सतह से, सरफेस से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 की बात करेंगे, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है? यदि आप उसके ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, दाब में परिवर्तन कर रहे हैं, तापक्रम बढ़ा रहे हैं और उसके दाब को कम कर रहे हैं, डेफिनेटली पदार्थ की अवस्था इन तीनों माध्यम से चेंज करी जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, गर्म करने पर पदार्थ के ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में,
ठोस से सीधे गैस में चले जाना सब्लिमेशन की प्रोसेस होता है, अभी देखा था ऑप्शन नंबर सी। और गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाना डिपोजिशन की प्रोसेस होता है, या उसको डीसब्लिमेशन की प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया एक संवत होने वाली प्रक्रिया है ना, उसके लिए कोई माध्यम वगैरह की आवश्यकता नहीं है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है, या फिर ये सारी ही चीज़ें सही है। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि देखो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हवा में नमी लेकर आती है, ये चीज़ सही है। एक संवत होने वाली प्रक्रिया है ना, बिल्कुल सही बात है। और ये किस पर निर्भर करती है, उस द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है। तो डी चीज़ें यहाँ पर, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में से वाष्प कौन है? मतलब वायुमंडल में कई सारी गैसेस है, उसमें से वाष्प रूप में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन अपने आप में गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर H2O जल। अब जल तो देखो सतही जल जैसे होता है, अब ये वायुमंडल में कैसे प्रेजेंट रहेगा? वायुमंडल में ये प्रेजेंट रहेगा वाष्प के रूप में, नमी के रूप में। तो हम लोग बोल सकते हैं जल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 की बात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध दूर से ही महसूस हो जाती है, ये किसके कारण? देखो गैसें यदि वायुमंडल में फैल रही है तो वो किसकी वजह से फैल रही है? विसरण की वजह से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 34 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत हम लोग ढूंढ लेते हैं इसमें से। ठोस पदार्थ के गणों की जो गतिज ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है, ये तो सही बात है। द्रव तरल होते हैं और ठोस दृढ़ अवस्था में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव की सतह के अंदर होती है, हमने देखा था द्रव की सतह पर होती है। वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा सतह से स्टार्ट होती है। जल का घनत्व जो है बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है तभी तो बर्फ जो है तैर पाती है जल के ऊपर। ये चीज़ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इनकरेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। अंदर नहीं लिखना था, इसको बोलना था सतह पर होती है। 35 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेफ्थेलिन की गोली कुछ समय के बाद बिना अवशेष छोड़े गायब हो जाती है, ये किसके कारण होता है? श्रावण के कारण, द्रवण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, या फिर संघनन के कारण ये प्रोसेस होती है? ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रोसेस है, सी करेक्ट हो जाएगा। जल, पेट्रोल और स्प्रिट के वाष्पीकरण की दर का सही क्रम चुनना है, मतलब कौन जल्दी से वाष्पीकृत यहाँ पर हो जाता है? पेट्रोल बहुत जल्दी वाष्पीकृत होता है, उससे कम फिर स्प्रिट, और उससे कम आपका जल। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 को देखिएगा। ठोस पदार्थों का संपीड़न। अब ठोस पदार्थों की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कैसे होती है? द्रव से कम होती है किंतु गैस से अधिक होती है। द्रव से अधिक होती है किंतु गैस से कम होती है। द्रव और गैस दोनों से अधिक होती है, द्रव और गैस से कम होती है। तो आपको पता है कि संपीड्यता जो होती है, या फिर हम लोग इसकी बात करें तो ठोस पदार्थों का संपीड़न जो है कम होता है, फिर गैसेस का सबसे अधिक होता है। तो इसने पहले पॉइंट में क्या बोला है? ठोस पदार्थों का जो संपीड़न है द्रव से कम होता है, सही बात है। किंतु हम लोग बोल सकते हैं गैस से अधिक होता है, ये नेगेटिव हो गया। द्रव से अधिक होता है, ये तो कम होता है। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। द्रव और गैस दोनों से अधिक होता है, नहीं, दोनों से कम होता है। तो तीनों ही नेगेटिव हो गए। द्रव और गैस दोनों से ही ये कम होता है, मतलब आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, आप इसको दबा नहीं सकते हो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 को देखिए। सही कथन को आपको चुनना है। द्रव को गैसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों का विसरण नहीं होता किंतु द्रवों का विसरण होता है। ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। गैसों के कणों के बीच में अंतराण्विक बल ठोस या द्रव की तुलना में कहीं अधिक होता है। क्या आंसर करेक्ट होगा 38 का? देखो, द्रव को गैसों की अपेक्षा आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, गैसों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना, मतलब गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, तो ये नेगेटिव हो गया। गैसों का विसरण नहीं होता है, ये नेगेटिव है, गैसों का ही तो विसरण होता है। ठीक है, ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यही है, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस के कणों के बीच में अंतराण्विक बल ठोस या द्रव की तुलना में कम होता है, ये आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि इनके बीच अधिक होता है।
चलिए 39 को देखिए, किसी द्रव पदार्थ का वाष्पीकरण तेज करने के लिए उसको किस में रखा जाएगा। देखो अभी आपको पता चला कि द्रव का जो वाष्पीकरण होता है कहाँ पर होता है, सरफेस पर होता है, सतह पर होता है। तो जितनी बड़ी सरफेस होगी वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर मैं एक बोतल में रखूँ, एक ग्लास के अंदर रखूँ, एक थाली के अंदर रखूँ या फिर फ्रीज के अंदर रखूँ, फ्रीज तो चलो पूरा पैक ही हो गया, तो वाष्पीकरण की प्रोसेस सबसे अच्छी किस में होगी, थाली में, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली वाष्पीकरण भी बहुत जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के पास चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का गुण नहीं है, निश्चित आयतन, अनिश्चित आकृति, बहाव का अभाव, ठोसों से अधिक संपीडितता। ठोस से अधिक संपीडितता द्रव में होती है, बिल्कुल होती है। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, आपको क्या बताना है, नहीं बताना है। अनिश्चित आकृति, इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, तो ये भी सही बात हो गई, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। इनका आयतन निश्चित होता है, ये भी सही बात है। बहाव का अभाव, द्रव नहीं बहेगा तो फिर कौन बहेगा। ठीक है, तो सी आंसर नेगेटिव है, बाकी सारे के सारी चीज़ें आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो आज हमने ये 40 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से बनते हैं, सेल्सियस को कन्वर्ट करना है ना, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो सारे क्वेश्चंस वो मैंने आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप एक बार ज़रूर से सर्च कर लीजिएगा globalworldacademy.com। उस पर फर्स्ट पेज पे ही आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो अभी तक अगर हम लोग देखें तो 150 प्रीवियस वाले और प्लस 90 समथिंग ये वाले क्वेश्चन है ना, मतलब ये आपके अच्छे खासे 250 क्वेश्चन समथिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी वेबसाइट से। तो आप उस पर विजिट कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।